हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एन्यूरिज्म की। ठीक है, तो इसमें एन्यूरिज्म में हम बात करेंगे सेक्युलर एन्यूरिज्म की और चॉरकट बर्चार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म की। ठीक है, तो इसमें सेक्युलर एन्यूरिज्म की हम बात करते हैं। तो देखिए सेक्युलर एन्यूरिज्म में क्या होता है कि इसको हम बेरी एन्यूरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए हमको सेक्युलर एन्यूरिज्म देखने को मिला, इसी को हम बेरी एन्यूरिज्म बोलते हैं। और अकर्स एट बाइफर्केशन इन द सर्कल ऑफ विलस। तो ये कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन बताई जा रही है। तो ये देखिए सर्कल ऑफ विलस है ना, ये सर्कल ऑफ विलस। तो इस सर्कल ऑफ विलस में जहाँ पे बाइफर्केशन होता है ना, यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये बताया गया। और उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट की बात की जा रही है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। तो देखिए जंक्शन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये देखिए, ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये है और ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। ठीक है, तो ये इसका जो जंक्शन है ना, यहीं पे इसका एन्यूरिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बेरी एन्यूरिज्म है, ये हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, इसी को हम सेक्युलर एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये यहाँ तक बता दिया गया। और एसोसिएटेड विद APKED ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में ये होता है, ये देखने को मिलता है। और एहलर्स डेहलन सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एहलर्स डेहलन सिंड्रोम में हमको मालूम है कि हमारा जो कोलेजन है ये वीक हो जाता है, इस वजह से एहलर्स डेहलन सिंड्रोम में भी हमको ये देखने को मिलता है। और दूसरे रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया एडवांस एज, हाइपरटेंशन और टबैको स्मोकिंग। तो ये सारे भी इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो यहाँ तक हम बात कर चुके। और आगे देखिए क्या बताया गया कि यूजुअली क्लिनिकली साइलेंट अंटिल रप्चर। तो यूजुअली ये जब एन्यूरिज्म होता है ना, तो क्लिनिकली ये साइलेंट होता है, क्लिनिकल कोई फीचर प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जब रप्चर होगा ना, तो हमको फीचर देखने को मिलेगा। तो आमतौर पे क्लिनिकली ये साइलेंट रहता है, और रप्चर जब होता है तब इसका फीचर देखने को मिलता है। और जब रप्चर होता है तो देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो यही इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो जब इसका रप्चर होगा ना, इसका सेकुलर एन्यूरिज्म का, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए सब एरेक्नॉइड हेमरेज देखने को मिलेगा। और सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहाँ पे होता है, तो सब एरेक्नॉइड यानी एरेक्नॉइड मैटर जो है, ये देखिए ये हमारी एरेक्नॉइड मैटर है। यहाँ से बात करें, देखिए स्कल है, और स्कल के बाद ये देखिए ये ब्लैक वाली हमारी ड्यूरा मैटर है, पूरी 2 लेयर की होती है। और उसके बाद फिर ये देखिए ये ड्यूरा मैटर, और ये देखिए ये वाला अरेक्नॉइड मैटर है, और ये पेया मैटर है। ठीक है, तो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच का ये जो स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, और ये सब ड्यूरल स्पेस के नीचे ये देखिए ये वाला जो स्पेस है सब अरेक्नॉइड स्पेस, इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही हमको हेमरेज देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और इसमें सब अरेक्नॉइड हेमरेज देखने को मिलेगा। तो हेमरेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सब अरेक्नॉइड हेमरेज देखने को मिलेगा। और वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। तो देखिए वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ कहीं भी आ जाए, अगर ये सेंटेंस या ये फ्रेज हमको मिल रहा है ना, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये सब अरेक्नॉइड हेमरेज की बात की जा रही है। और टेंडर क्लैप हेडेक, तो टेंडर क्लैप हेडेक भी है तब भी हम सब अरेक्नॉइड हेमरेज को ही सोचेंगे। तो यही बताया गया कि ये जो सेकुलर एन्यूरिज्म होता है ये क्लिनिकली साइलेंट होता है, लेकिन ये जब रप्चर होता है तो इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेशन यानी सब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है। और इसी में जब एन्यूरिज्म होगा तो हमको सब अरेक्नॉइड हेमरेज देखने को मिलेगा। मीन्स जब ये एन्यूरिज्म में रप्चर होगा तो सब अरेक्नॉइड हेमरेज में हमको क्या वर्ड मिलेगा, कीवर्ड क्या होगी हमारी, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ और थंडर क्लैप हेडेक। ठीक है, तो ये हो गया। और उसकी वजह से फिर सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, ये तो हेमरेज की बात हो गई कि यहाँ पे ये जो है सब अरेक्नॉइड हेमरेज हमको देखने को मिलेगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हमको देखने को मिलेगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट ये हो गया। और फिर आगे बताया जा रहा है कैन ऑल्सो कॉज सिम्टम्स वाया डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर बाय ग्रोविंग एन्यूरिज्म। तो ये बताया जा रहा है कि क्लिनिकली ये तो साइलेंट होता है, जब रप्चर होता है तभी हमको सिम्टम देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है कि ये डायरेक्ट कंप्रेशन होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो इसके सराउंडिंग के जो स्ट्रक्चर है ना, इसको डायरेक्ट कंप्रेस करे। जैसे ये देखिए सर्कल ऑफ विलस है, यहाँ पे एन्यूरिज्म हुआ, तो इसका जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है ना, इसको डायरेक्ट कंप्रेस करे। और जब इसको डायरेक्ट कंप्रेस करेगी तो क्या होगा, हमको उस एरिया में हमको डायरेक्ट सिम्टम देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ बताया गया कि कैन ऑल्सो कॉज सिम्टम्स वाई डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर बाई ग्रोविंग एन्यूरिज्म। यानी एन्यूरिज्म जो है ये जो डेवलप हो रहा है ना, इस डेवलपिंग एन्यूरिज्म, अभी रप्चर नहीं हुआ है, फिर भी ये जब डेवलप होगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे डेवलप हो रहा है, तो ये देखिए ये हमारा कैज़मा, ऑप्टिक कैज़मा, तो ये सप्रेस होगा या कंप्रेस होगा, तो इस वजह से हमको यहाँ पे सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे इसी के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में अगर एन्यूरिज्म हो रहा है, तो देखिए ये हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। ठीक है, इसमें अगर एन्यूरिज्म होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन होगा, तो ये कंप्रेशन देखने को मिलेगा किसका, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। तो यहाँ पे जब ये एन्यूरिज्म होगा तो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हमको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये एन्यूरिज्म वैसे होगा तो ऐसे ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा, और जब इस स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा तो देखिए हम ऑप्टिक
ट्रैक की जब बात करेंगे वहाँ पे देखिए इस तरह से होता है, ये फाइबर इधर से आता है, इधर चला जाता है, और ये फाइबर इधर से इधर चला जाता है, और इधर से जो विज़न होता है वो यहाँ पे आता है, ये टेम्पोरल विज़न है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये इस पे आता है। तो ये देखिए टेम्पोरल वाला विज़न यहाँ आता है, यहाँ से फिर ये क्रॉस होता है यहाँ, और ये वाला देखिए नेज़ल वाला जो होता है मीडियल साइड वाला, ये इस तरफ आता है, और जब इस तरफ आएगा तो देखिए क्रॉस नहीं होता, ऐसे ऐसे चला जाता है। तो जब यहाँ से ये इसको कंप्रेस करेगा तो ये वाला जो ट्रैक है, ये वाला फाइबर, ये डैमेज नहीं होगा, सिर्फ ये वाले फाइबर डैमेज होते हैं क्योंकि ये इधर से आते हैं और यहाँ कंप्रेस होते हैं। तो इसी वजह से हमको बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया देखने को मिलेगा, और वही बताया कि क्यों, कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक कैज़मा, तो ये ऑप्टिक कैज़मा कंप्रेस होगा इस वजह से। और उसके अलावा बताया गया कि विजुअल एक्विटी भी डिफिसिट हो जाएगी, और रेप्चर जब होगा इसका, यानी यहाँ पे जब रेप्चर होगा एंटीरियर कम्युनिटी आर्टरी एन्यूरिज्म का, तो इस्चीमिया इन एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे हमको इस्चीमिया देखने को मिलेगा। तो इस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में जब इस्चीमिया होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए बताया गया कॉन्ट्रालेटरल लोअर एक्सट्रीमिटी हेमीपैरेसिस। तो कॉन्ट्रालेटरल, तो हमको मालूम है कि ये ट्रैक जो होते हैं उल्टा साइड में जाते हैं, तो इधर वाले जिधर भी हुआ तो ये कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस हमको देखने को मिलेगा, वो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर एरिया होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटी को कंट्रोल करता है, इस वजह से यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटी ये मुतासिर होगी, ये अफेक्टेड होगी, और सेंसरी डिफिसिट भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमको एंटीरियर कम्युनिटी आर्टरी में रप्चर देखने को मिलेगा तो इस वजह से ऐसा देखने को मिला। और उसके बाद फिर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, तो ये देखिए ये मिडिल सेरिब्रल हमारी आर्टरी है, ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, इसमें अगर रप्चर हो रहा है, यानी इसमें एन्यूरिज्म हुआ और एन्यूरिज्म के बाद इसमें रप्चर होगा, और रप्चर जब होगा तो क्या होगा, इस्चीमिया इन मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का एरिया है ना, ये देखिए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जिस एरिया को सप्लाई कर रही है, यहाँ पे इस्चीमिया हो जाएगा, और जब यहाँ पे इस्चीमिया होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर फेशियल हेमीपैरेसिस। तो इसमें देखिए इसके इस्चीमिया की वजह से कॉन्ट्रालेटरल अपर एक्सट्रीमिटी हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब एन्यूरिज्म हो रहा था तो इसके एरिया में हमको यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटी का हेमीपैरेसिस देखने को मिल रहा था, लेकिन मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में अपर एक्सट्रीमिटी का हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगा, और साथ साथ लोअर फेशियल हेमीपैरेसिस, और लोअर फेशियल तो फेस का लोअर वाला हिस्से को भी हमको हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगा। और ये अपर एक्सट्रीमिटी जो है ये कॉन्ट्रालेटरल ही होगा क्योंकि ये फाइबर उल्टा जाता है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रालेटरल था, यहाँ पे भी कॉन्ट्रालेटरल, बस यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से कॉन्ट्रालेटरल लोअर एक्सट्रीमिटी हेमीपैरेसिस देखने को मिल रहा था, और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से कॉन्ट्रालेटरल अपर एक्सट्रीमिटी हेमीपैरेसिस देखने को मिल रहा है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या देखने को मिला, लोअर फेशियल हेमीपैरेसिस देखने को मिला, और सेंसरी डिफिसिट इसमें भी देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी देखने को मिला था, ठीक है। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देखिए यहाँ पे अगर एन्यूरिज्म हो रहा है तो क्या होगा, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में एन्यूरिज्म होगा तो सबसे पहले देखिए कंप्रेशन, तो यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, इप्सिलेटरल थर्ड क्रेनियलर पॉल्सी, तो इप्सिलेटरल थर्ड क्रेनियलर पॉल्सी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, और जब थर्ड क्रेनियलर पॉल्सी देखने को मिलेगी तो और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, देखिए मिड्रियासिस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी ब्लॉन्ड पीपल हमको देखने को मिलेगा। तो मिड्रियासिस यानी आई पीपल की साइज जो होगी ये इंक्रीज हो जाएगी, इसी को हम बोले ब्लॉन्ड पीपल। और मे आल्सो सीन पटोसिस, ठीक है, तो पटोसिस भी देखने को मिलेगा। और ये पटोसिस क्यों देखने को मिलता है, तो ये जो लिबेटर पल्पेब्री है ना, ये इसको कंट्रोल करती है थर्ड क्रेनियलर, ठीक है, और जब थर्ड क्रेनियलर की पॉलिसी हो जाएगी तो ये आई जो होगी ये ड्रॉप हो जाएगी, यानी ये हमारी प्लग ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको पटोसिस देखने को मिलेगा। और डाउन एंड आउट आई, तो डाउन एंड आउट आई भी हमको देखने को मिलेगा। और ये डाउन एंड आउट आई का मैकेनिज्म कैसे है, हल्का सा बात कर लें तो देखिए हमारी आई मसल्स हैं, ठीक है, आई मसल्स में हम सप्लाई की बात करें तो SO4LR6, ठीक है, तो ये LR6 से देखिए SO4 सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है हमारी, ये फोर्थ क्रेनियलर से सप्लाई होती है, और लेटरल रेक्टस होती है ये 6 से सप्लाई होती है। तो ये देखिए ये सुपीरियर ऑब्लिक ये फोर्थ से सप्लाई हुई, और ये जो है ये लेटरल रेक्टस जो होती है ये हमारी ये सप्लाई होती है हमारी फोर्थ क्रेनियलर से। और यहाँ पे हमको थर्ड क्रेनियलर की पॉलिसी देखने को मिल रही है, तो ये जो रिमेनिंग मसल्स है ना ये थर्ड क्रेनियलर से सप्लाई होती हैं, तो ये सिर्फ हमारी सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस यहाँ पे हमारी सेफ रहती है, और बाकी सारी मसल्स में हमको पैरालिसिस देखने को मिलती है, यानी इनका काम नहीं होगा। तो देखिए सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है हमारी ये आई को नीचे ले जाती है, तो इसी वजह से हमको डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा, और लेटरल रेक्टस देखिए बाहर लेके जाती है, इसी वजह से आउट हमको देखने को मिलेगा, बाकी सारी मसल्स काम ही नहीं कर रही हैं, तो इसी वजह से हमको डाउन एंड आउट आई देखने को मिलता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के कंप्रेशन के केस में, क्योंकि ये जब कंप्रेस होती है तो थर्ड क्रेनियल पॉलिसी होती है, इसी वजह से हमको ये पटोसिस डाउन एंड आउट आई देखने को मिलता है, और मिड्रियासिस भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद चारकाट बॉचर्ड माइक्रोनिज्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए बताया गया कि ये कॉमन होता है और एसोसिएटेड विद क्रोनिक हाइपरटेंशन, तो ये क्रोनिक हाइपरटेंशन से एसोसिएट होता है। जब हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होगा तो हमको
चार्कट बर्चर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। तो माइक्रो एन्यूरिज्म से देखिए हमको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो होगी स्मॉल वेसल्स अफेक्ट होंगी। तो ये अफेक्ट स्मॉल वेसल्स और कौन सी, जैसे लेंटिकुलो स्ट्रेट आर्टरीज इन बेसल गैंग्लियन और थैलेमस, और एंड कैन कॉज हेमोरेजिक इंट्रापेरेन्काइमल स्ट्रोक। तो इसकी वजह से हेमोरेजिक इंट्रापेरेन्काइमल स्ट्रोक हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, चार्कट बर्चर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म की वजह से। और नॉट विजिबल ऑन एंजियोग्राफी, तो ये इतनी पतली होती हैं, इतनी स्मॉल होती हैं कि एंजियोग्राफी पे इसको हम नहीं देख सकते। तो आज हम बात किए एन्यूरिज्म की। एन्यूरिज्म में हमने सेकुलर एन्यूरिज्म की बात की, और यहाँ पे हमने बात किया कि इसी को हम बेरी एन्यूरिज्म बोलते हैं, और ये एसोसिएट होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से और एहलस डायलेस सिंड्रोम से। और इनिशियली ये या मोस्टली ये क्लिनिकली साइलेंट रहता है, और जब ये रप्चर होता है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। और सब एरेक्नॉइड हेमरेज का की पॉइंट क्या है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, ठीक है, ये है। और थंडर क्लैप भी, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया कि सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, कभी 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 जो कंप्रेस करती है तब भी हमको सिम्टम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली तीनों का एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसी का सबसे ज़्यादा जो होता है हमको एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि मोस्ट कॉमन जो होती है जंक्शन, इस जंक्शन पे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का। ये देखिए इस पॉइंट पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के जंक्शन पे। और फिर उसके बाद फिर तीनों पर्टिकुलर जगह पे बताया गया कि अगर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पे यहाँ पे हो रहा है तो हमको क्या देखने को मिलेगा, कंप्रेशन के केस में और रेप्चर के केस में। इसी तरीके से मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का एन्यूरिज्म है तो यहाँ पे रेप्चर के केस में क्या देखने को मिलेगा, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का अगर एन्यूरिज्म है तो कंप्रेशन के केस में क्या देखने को मिलेगा, ये यहाँ बताया गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात की, और उसके बाद फिर हमने चार्कट बर्चर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म की बात की। तो इसमें स्मॉल वेसल्स अफेक्ट होती हैं, और ये नॉट विजिबल ऑन एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी पे विजिबल नहीं होता है।